Okay. गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप लोग का फिर से स्वागत है। जुड़ते हैं, हम कुछ और भी बातें कर लेते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशन पिछले कुछ सालों से, पिछले 15-20 सालों से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हर आदमी जो भी अच्छा करियर की तलाश में है वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्थ एंड सेफ्टी से जुड़ा है और हेल्थ एंड सेफ्टी कैरियर को बूस्टअप करने में लगी है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कभी किसी और वीडियो में, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक कुछ और चल रहा है। निवॉश उसका आईजी एलिमेंट 1 इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोफेशन बहुत फैसिनेटिंग है। जो लोग भी हेल्थ एंड सेफ्टी में नहीं है, अगर उसको थोड़ा सा गौर करें, मेरा अपना एक्सपीरियंस है 20 ईयर्स का, कि जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रोफेशन में एक बार आया वो फिर कहीं और गया नहीं। इंजीनियरिंग से लोग इस पे आते हैं, लॉ से भी इसमें आते हैं, मैनेजमेंट से भी लोग आते हैं, हर हर प्रोफेशन से इसमें लोग जुड़ते हैं, क्योंकि एक तो बहुत इजी है ना। दूसरा ये कि इसमें आपको, चूंकि आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन प्रोफेशन है। आप लोगों के बारे में सोचते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, उनको चोट ना लगे इसके बारे में सोचते हैं, तो अल्टीमेटली आपके लिए लोग इज्जत दिल में रखते हैं। वो मैनेजमेंट का आदमी हो, चाहे वो कोई किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हो, वो जानता है कि ये जो सेफ्टी प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, ये हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी ही सेफ्टी के लिए हमसे लड़ते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये एक भाव उनके दिल में आ जाता है कि ये कुछ अलग लोग हैं, है ना। इसलिए जो है वेल, अब हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। हमारा एलिमेंट G1 का एलिमेंट 1 है। कल हमने क्या बोलते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जाना, ILO के बारे में जाना, तो ये सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें 2 दिन पुराना भी और कल तक का एक स्लाइड्स को ही देखते रहते हैं, वो आपको एक क्विकली रिवीजन आ जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ ना कुछ इसमें बोलते भी रहेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। है, पहले हमने उस दिन शुरू किया था, ये बहरहाल ये सिलेबस है पूरा आपका IG1 एलिमेंट 1 का, जो है ना। ये पहला 1.1 में मॉरल और फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी लॉज रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, कैसे लॉ, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। और फिर ये आज हम जो डिस्कस करेंगे, हु डज व्हाट इन द ऑर्गेनाइजेशन, कौन क्या करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये हमने ओवरव्यू है। एलिमेंट 1 जो है, स्पेशली आपके आई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। एग्ज़ाम बेसिकली मैनेजमेंट के हिसाब से दे रहे हैं, तो क्वेश्चंस जो आएंगे उसको आपको मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और इसी के बेसिस पूरे ये क्या बोलते हैं IG1 तैयार करता है। इसमें मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं। हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मतलब घूम फिर के पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग, यही सारी चीज़ें इस एलिमेंट में है ना। इसके लिए यहाँ पे जो है ISO 45001 मैनेजमेंट सिस्टम है, या ILO का है, इसको भी हमने डिस्कस करना है। फिर हमने डेटा देखा था उस दिन, मॉरल रीजंस को भी डिस्कस किया था कि क्यों हमको हेल्थ एंड सेफ्टी चाहिए। फिर वो मॉरल बेसिस से ही आप लीगल बेसिस पे चले आते थे, जो हमने कल डिस्कस किया था। फिर फाइनेंशियल रीजंस को भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से फाइनेंस हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इससे जुड़ी होती है। मतलब एक्सीडेंट तो हमेशा कॉस्टली होता है, कभी भी एक्सीडेंट ऐसा नहीं, अगर हाथ पैर टूटता है तो भी जान जाती है, तब भी प्रॉपर्टी लॉस होती है, तब भी कुछ भी होता है, तो आप अल्टीमेटली फाइनेंशियल लॉस की तरफ जाते हैं। तो मतलब लॉस ऑफ एनी काइंड, मॉनेटरी लॉस हो चाहे किसी भी तरह का, चाहे वो प्रॉपर्टी लॉस हो, चाहे इंडिविजुअल का लॉस हो, हर तरह से आप अल्टीमेटली मनी लूज करते हैं। और चूंकि ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं, उनका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, तो
इसलिए आप फाइनेंस को डायरेक्टली हेल्थ एंड सेफ्टी से जोड़ते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस को जोड़ते हैं। इसके बारे में हमने और डिटेल में पढ़ा था। इंश्योर्ड कॉस्ट किसे कहते हैं, अनइंश्योर्ड कॉस्ट किसे कहते हैं, इसके अलावा फिर डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होती है, ये भी हमने पूरा पढ़ा था। डेफिनेशन की व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट इज इंश्योर्ड कॉस्ट, व्हाट इज अनइंश्योर्ड कॉस्ट। फिर हम जो है उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। देन रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ या रेगुलेशंस, कैसे हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक तो आप मॉरल तरीके से अपने आप को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जहाँ पे मॉरल वैल्यूज लोग नहीं मानते, वहाँ पर लॉ ऑफ द लैंड वो गवर्न करता है हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे इम्प्लीमेंट करता है। इसके बारे में हमने कल बहुत डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक, उसके बाद ये भी हमने पढ़ा था कि लॉ क्या चाहता है, कुछ दुनिया के मेजर जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉ हैं वो क्या हैं। जैसे हमने हेल्थ एंड सेफ्टी एडवोकेट एक्ट 1974 का, या यूके का वन ऑफ द मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ है पूरी दुनिया में, इसकी बहुत वैल्यू है। फिर आप जिसको ओशा बोलते हैं अमेरिका का, वो किस लॉ के को क्या बोलते हैं फॉलो करवाता है, वो भी हमने उस दिन देखा था। उसके बाद फिर ये लॉ बनता कैसे है, बेसिक ड्यूटी ऑफ केयर, जिसके बेसिस पे सारे लॉ दुनिया के बनते हैं। फिर ये लॉ किन के लिए बनते हैं, ये आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं एज एन एम्प्लॉयर, वो भी हमने कल पढ़ा था। ठीक, लॉ चाहता क्या है ये भी है, लॉ बनता कैसे है ये भी हमने कल डिस्कस किया था। नेशनल गवर्नमेंट किस तरह से क्या बोलते हैं काम करती है, कैसे लॉ बनता है, वो कैसे फ्रेम किया जाता है, आईएलओ कैसे काम करता है, ये भी हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कन्वेंशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, यानी ये आईएलओ क्रिएट करता है, उसके लिए बनाता है, उसके लिए डिस्कशंस होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं। फिर उसमें कुछ जिसमें सब एग्री होते हैं तो कन्वेंशंस में लीगल स्टेटस रखता है, जिसमें सब एग्री नहीं होते वो रिकमेंडेशंस में आ जाते हैं, और जहाँ पे वो लीगल स्टेटस नहीं है वहाँ पर भी वो गुड प्रैक्टिस में आता है। कल हमने ये पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने कल ये पढ़ा था कि हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, एम्प्लॉयर स्पेशली, क्योंकि एम्प्लॉयर्स ही मेन है जो बिजनेस करते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं। तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हेल्थ एंड सेफ्टी की एम्प्लॉयर्स के ऊपर ही आती है। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में दो ही तरह के लोग होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं। तो एम्प्लॉयर यानी कंपनी का मालिक, और एम्प्लॉयज़ वो लोग जो काम करते हैं, पैसा लेते हैं। उन एम्प्लॉयज़ में डायरेक्टर भी आ जाएगा, उन एम्प्लॉयज़ में वर्कर्स भी आ जाएंगे, मैनेजर्स भी आ जाएंगे, एकदम लेबर भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो उन सब के कुछ राइट्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना वो। फिर इसके अलावा लॉ को कैसे इन्फोर्स किया जाता है, उसके लिए क्या एजेंसी, जैसे हमने ओशा का नाम लिया। ओशा क्या है, ओशा बेसिकली इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस को, लॉज को इम्प्लीमेंट करवाती है यूएस के अंदर। तो इसलिए मतलब, और उसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। वो फोर्स करती है, वो जेल भी डाल सकती है, नोटिस भी दे सकती है। नहीं, वो सारे काम जो क्या बोलते हैं एक इन्फोर्समेंट एजेंसी को करना होता है। जैसे आप इंडिया में आप देखते हैं तो पुलिस फोर्स का काम क्या है, क्या बोलते हैं कंट्री के अंदर या स्टेट के अंदर या जहाँ पर भी हो है, वहाँ पर लॉ, यानी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इस तरह कोई चीज़ें इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो। ट्रैफिक पुलिस का काम यह है कि लोग ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस को माने, इसलिए ये सब एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। इसी तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी की भी एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, तो उनके पास भी मैन पावर होती है। वो भी किसी भी जगह पे जाकर वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन कर सकती हैं, गाइड कर सकती हैं, अगर एक्सीडेंट होता है उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकती हैं। ये सब उनके काम है। आप उनसे गाइडेंस लेना चाहें वो गाइडेंस भी देंगी। ये सारे काम हमारे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने कल आईएलओ के कन्वेंशंस में एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर रिकमेंडेशंस में क्या है, फिर क्या बोलते हैं उसके नट शेल में मोटे मोटे एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप एम्प्लॉयर की डाल देंगे तो भी बात सही नहीं, क्योंकि काम करने वाले जो अल्टीमेटली बेस पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हेल्थ एंड सेफ्टी की, कल हमने इसको भी डिस्कस किया था। तो इस तरह से कल हमने ये मेजर चीज़ें कवर की थी। फिर एम्प्लॉयर्स वर्कर्स के राइट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर आपको इसके बारे में और जानना हो अच्छी तरह से या रिवीजन करना, तो आप पुरानी वीडियोस फेसबुक में अवेलेबल हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं।
ये स्लाइड्स वगैरह उसमें है, उसको स्क्रीनशॉट लेके उसको उसके हिसाब से अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है जो एलिमेंट 1.1 का ये थर्ड टॉपिक है और फाइनल टॉपिक है। ये इस एलिमेंट में तीन ही टॉपिक है बेसिकली, 1.1, 1.2 एंड 1.3। 1 और 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड आज हमको डिस्कस करना है कि कौन क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, लेकिन अब उसके बाद बाकी जो लोग हायरार्की में हैं, एम्प्लॉयर के बाद जितने भी हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजर्स हो, या जो भी हो, हमको आज उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रोल्स ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स। यानी स्पेशली जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, सीओ, जो भी आप नहीं दीजिए। वो जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर तो कंपनी का मालिक है। ज़रूरी नहीं है वो कि क्या बोलते हैं, वो हर चीज़ के लिए कम्पिटेंट हो। एग्जाम्पल बता, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझको शहर के अंदर बीचों बीच बहुत बड़ा मॉल बनाना है, लेकिन मेरे पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है। मेरी ख्वाहिश है लेकिन पैसा है, तो अब मुझको वहाँ पर वो काम करवाने के लिए किसी न किसी को हायर करना पड़ेगा। ऐसे आदमी को हायर करना पड़ेगा जो हमारे जो ड्रीम्स है उसको ट्रू करवा के दे। एक शहर के बीचों बीच बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने की ख्वाहिश है, चाहे हमको मॉल बनाना है, चाहे जो भी। अब उसके लिए आपको एक टीम बनानी है, तो अब आपको हर चीज़ ये भी नहीं मालूम कि कैसे टीम बनेगी, तो आप एक की पर्सन को चूज करते हैं जो आपके सारे काम को आसान कर दे। आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी भी लीगल क्या बोलते हैं जो नॉलेज रखता है उसको आपने हायर किया, और आपने एक कंपनी बनाई। कंपनी बनाने के बाद आपने पेपर में एक ऐड दे दिया कि हमको जो है एक सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर चाहिए, उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अब आपने जब दिया तो उसका लोगों ने उसमें अपना इनपुट देना शुरू किया, सीवी भेजना शुरू किया। आपने देखा कि कौन आपके हिसाब से अच्छा है, आपने एक आदमी को हायर किया कि भाई उसका एक्सपीरियंस देखा कि उसने बहुत सारे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े बड़े लेवल पे काम किया हुआ है, और जो आप काम चाह रहे हैं उसी तरह का उसने काम किया हुआ है, तो आपने उसको हायर कर लिया। उसको सैलरी ऑफर की अच्छी, प्लस कुछ बेनिफिट्स भी ऑफर कर दिए जिस पे भी वो एग्री हो जाए। अब आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दी, वो उस पर एग्री भी है। ऐसा आदमी जो इन सब चीज़ों को देखता है, जनरली हम इसको मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ कहते हैं। अब एम्प्लॉयर अलग हो गया, हालांकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है, लेकिन वो चूंकि खुद हर चीज़ को नहीं जानता, तो उसने सारी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डायरेक्टर्स या इन लोगों पर डाल दी कि अब हमारा सारा काम तुम देखो। हर कुछ यानी काम भी होना चाहिए, एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक एम्प्लॉयर की है वो अब उस एम्प्लॉय की होगी, यानी वो मैनेजिंग डायरेक्टर या वो जो सीईओ, जिसको भी आप जो भी नाम दे, टॉप मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। अब आपकी जगह पर वो सारा काम वो खुद करेगा, आपके पास हर आदमी नहीं आएगा। अब वो कंपनी में, इसका मतलब एम्प्लॉयर की जगह ले रहा है, एम्प्लॉयर का डायरेक्ट हायर है। आपको कुछ भी काम करना है आप उससे बात करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सारी जो पावर जो पॉसिबल है एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए उसको दे दी है। अब उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उसके ऊपर। एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, टाइम पे काम भी होना चाहिए, है ना, मतलब जो भी चीज़ है। तो आप इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी की जो 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट में आमतौर पे 3 लेवल होते हैं, इसको हम पहले थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये आप जो देख रहे हैं ये हायरार्की है ना, ये पोजीशन है, ये उनका रोल है, ठीक है ना। तो सबसे टॉप मैनेजमेंट में क्या है, सीनियर मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स, जो कंपनी के एक्शंस को, पॉलिसीज को, हर चीज को डिसाइड करते हैं। ये इसमें आपके एमडी हो गया, आपका सीईओ होगा, सीईओ सब होगा, ठीक। उसके बाद यानी ये इसके नीचे ऑर्डर, इसके नीचे फिर मिडिल मैनेजमेंट के लिए आप जो डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, है ना, सेफ्टी का काम देख रहे हैं छोटा मोटा, या प्रोडक्शन को देख रहे हैं, यानी ये भी मैनेजर हैं, अपने ग्रुप को मैनेज करते हैं। उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ को डिसाइड नहीं करते, बजट वो नहीं दे सकते, पावर उनके पास नहीं है, ये पावर इनके पास है। तो इस तरह से हायरार्की मतलब कौन किसको
कौन किसको क्या बोलते हैं ऑर्डर दे रहा है, ये यानी ये इनको ऑर्डर देता है, ये इनको ऑर्डर देता है, ठीक। उसी तरह से कौन किसकी बात सुनता है, ये इनको रिपोर्ट करता है, ये इनको रिपोर्ट करते हैं। इस तरह से आप जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो ये एक हायरार्की बनती है। अब यहाँ पर ये जो रोल है, यानी मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स या डायरेक्टर्स, उसके बाद मिडिल मैनेजर्स एंड देन एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, ये सिर्फ रिपोर्ट करते हैं, ऊपर वालों को सुनते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं और अल्टीमेटली प्रोडक्शन देते हैं, जो भी उनका काम है वो करते हैं। फिर ये उसके बेसिस पे प्रोग्रेस देते हैं, इनको बताते हैं और ये बाकी चीज़ों को जो है डिसाइड करते हैं, ठीक। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन मैंने आपको ये बेसिकली एक हायरार्की बताई है। दुनिया में तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही हायरार्की लेवल होता है, ठीक। यहाँ पर एक रोल हेल्थ एंड सेफ्टी का भी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन पहले मैं सिर्फ चूंकि सीनियर मैनेजमेंट जो है या जो रोल्स जो डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर पीछे आते हैं, अब हमने जी, चूंकि एम्प्लॉयर के बाद सबसे बड़ी पोजीशन यही होती है ना, दे बीइंग द डायरेक्ट हायर ऑफ द एम्प्लॉयर हैव द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कंपेयर टू अदर्स, इनके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दे सेट प्रायोरिटीज, यही कहते हैं कि ये होना चाहिए पहले, ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, हर एक चीज को ये डिसाइड करते हैं, है ना। दे आर द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल टू द बोर्ड एंड कॉर्पोरेट लॉज, यानी जो भी बोर्ड है, यानी कंपनी का बोर्ड ऑफ मेंबर, जिसमें जो टॉप बॉडी होती है, उसको यही जवाबदेह होते हैं। वर्कर्स या इंजीनियर्स को उसको जवाब देने नहीं आते हैं, वो जो कंपनी के मालिक हैं वो लोग इन्हीं से सवाल करेंगे, बाकी क्या हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने पावर दी हुई है। तो ये मेन, देन दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक गुड एंड हेल्दी सेफ्टी पॉलिसी, एक अच्छी पॉलिसी बनाना जिसके बेसिस पे पॉलिसी का मतलब मैं इसके बहुत सारे काम हैं, क्वालिटी का काम भी है, प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें जो है नहीं, एक अच्छी पॉलिसी बनाना, चाहे वो क्वालिटी पॉलिसी हो, चाहे प्रोडक्शन की पॉलिसी हो, चाहे फाइनेंस पॉलिसी हो, चाहे एनवायरनमेंट की पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी हो, ये पॉलिसी जो है ये क्या बोलते हैं उसको सेट करते हैं, बनाते हैं, ताकि एक जो क्लियर डायरेक्शन है उस पर काम किया जा सके। तो पॉलिसी बनाना एक बहुत बड़ा काम है इनका। अब इसको आप पॉइंट्स को नोट करते जाइए एग्जाम के आंसर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये आता है, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट। तो इसलिए जो है आप ये जब पढ़ रहे हैं, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला कि यही प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं, कंपनी के डायरेक्शन को सेट करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी किस तरह से काम की जाएगी, कितनी इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो। दूसरा, एक अच्छी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाना, ये भी इसका काम है। देन ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या करेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एलिवेट करना, क्लियरली रिटन, कि आप फला साहब हैं, आप मैनेजर हैं, आप अपने काम के अलावा आप रेगुलरली मीटिंग लेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ को कभी राइज अप नहीं होने देंगे। इनके सारे जो वर्क प्लेस पे जो हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, आप सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी डिपार्टमेंट से मिलकर कोऑर्डिनेट करके उन इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे। यानी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हर डिपार्टमेंट में, हर आदमी की, चाहे टॉप से लेकर बॉटम तक, ये डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको बताना लिख कर, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने बता दी, अब आपको क्या बोलते हैं बजट चाहिए, क्योंकि बिना बजट के, बजट का मतलब रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब मैन पावर, मनी, मटेरियल, तीनों का जोड़ दिए तो ये रिसोर्सेज कहलाते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए आप को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अच्छा पीपी चाहिए, ट्रेनिंग रूम चाहिए, है ना। मतलब हर एक चीज़ जिसमें, चाहे वो मैन पावर से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसोर्सेज क्या बोलते हैं वो टाइम से रिलेटेड हो, ये सब का प्रोवाइड करना का काम भी इन्हीं का है, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। मसलन आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को मॉनिटर करने के लिए सेफ्टी इंस्पेक्टर्स चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर्स चाहिए, तो उनको उनके लिए बजट चाहिए। बजट कौन देगा? वो टॉप मैनेजमेंट। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो आपको ट्रेनिंग सेंटर चाहिए लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, इंडक्शन देने के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए,
तो उसके लिए जगह चाहिए, उसके लिए पूरा मतलब एक सेटअप बनाना है। उसके अंदर कंप्यूटर्स भी होंगे, चेयर्स भी होंगे, स्टेशनरी भी होगी, कोई क्लर्क भी होगा, सब रिकॉर्ड्स को रखेगा। तो वो सब चीज़ कोई भी आदमी काम फ्री में नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको बजट चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये भी क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की है। उसके बाद एक, अब चूंकि इसमें आप देखिए जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं, टॉप मैनेजर, कोई हेल्थ एंड सेफ्टी का क्वालिफाइड आदमी नहीं है। तो वो तो मतलब उनको तो कोई हेल्प चाहिए, भाई अच्छी पॉलिसी कैसी होती है, क्या होती है। आप हेल्थ एंड सेफ्टी वाले हैं, आप सेफ्टी को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कैसे बनाई जाएगी, जब से जान रहे हैं। वो जो एमडी है, सीईओ, इन्होंने ये पढ़ाई तो नहीं की, तो वो पहले अच्छी पॉलिसी कैसे बनाएंगे, या हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या लॉ है ये उनको कैसे पता चलेगा, या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फील्ड में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्निकल डेवलपमेंट सेफ्टी का क्या है, कैसे प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसकी नॉलेज डायरेक्टर्स को नहीं है, ये उनकी फील्ड ऑफ स्टडी भी नहीं है। लेकिन उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ एंड सेफ्टी की, तो कैसे करेंगे। तो एक सीनियर मैनेजर, सीनियर पर्सन, बोर्ड के लेवल का टॉप मैनेजर जिसको कह लीजिए आप, उसको हायर करना, ताकि वो हर मामले में आपको एडवाइस दे सकें, कैसे अच्छी पॉलिसी बनाई जाएगी, कैसे सबका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की जाएंगी, कैसे प्लान बनाया जाएगा, कैसे लोगों को क्या बोलते हैं हायर किया जाएगा, ट्रेनिंग किस तरह से की जाएगी, कैसे उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ये सारी की सारी चीजें करने के लिए, एडवाइस देने के लिए आपको एक सीनियर लेवल का आदमी, एक्सपीरियंस, जिसको आमतौर पे सेफ्टी मैनेजर कहते हैं, इसकी जरूरत है। तो इसको हायर करना, इसको अपॉइंट करना भी उस जो डायरेक्टर्स हैं या जो टॉप मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू अलॉट द सीनियर पर्सन ऑफ बोर्ड लेवल, यानी छोटा मोटा आदमी नहीं, यानी ये नहीं कि आपने किसी के अंडर में रख दिया, किसी मैनेजर के अंडर में डाल दिया कि भाई तुम सेफ्टी देखो, नहीं, वो अलग, उसका अलग स्टेटस है। आप देख रहे हैं, यानी सीईओ लेवल का या उस हाई लेवल का जो सबको डील कर सके, सबको एडवाइस कर सके, उसके पास इतनी नॉलेज, इतनी कॉम्पिटेंसी हो, इतना एक्सपीरियंस हो, उस लेवल के आदमी को हायर करना, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा अब वो सीनियर मैनेजर आपने हायर कर लिया, वो क्या क्या करेगा, वो तो एडवाइस देगा, बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड करेगा, लेकिन फील्ड में जा जाके हर चीज़ को चेक, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा वर्क प्लेस है, तो हर जगह जा जाके तो काम नहीं कर सकता, तो उसको भी टीम चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर्स, सेफ्टी इंजीनियर्स, सेफ्टी सुपरवाइजर्स, ये सारी जो टीम है आपकी, जो आप यानी जिससे इनपुट वो लेकर वो सेफ्टी मैनेजर आपको गाइड करेगा कि जो आपने मैनेजर या जो प्लान बनाया है, सब कुछ बनाया है, वो उस हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए उसको एक टीम चाहिए। वो टीम भी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डायरेक्टर्स की और सीनियर मैनेजर्स की है कि उसके लिए वो बजट दे, उसको एलोकेट करे, 1 2 3 4 5 जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लीगल क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट हो, चाहे आपने खुद बनाई हो कि हम इतने लोगों पर इतने सेफ्टी ऑफिसर को रखेंगे, जो भी आप तय करते हैं, तो उसके हिसाब से बजट प्रोवाइड करना या ये इतने लोगों को हायर करना विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी मैनेजर, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ उसकी टॉप मैनेजमेंट की, सीईओ की और डायरेक्टर्स की है ना यहाँ पे। उसके बाद जो मैंने बताया, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू गिव अ टीम ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन टू दैट ऑल HSE ऑब्लिगेशन कैन बी फुलफिल्ड। ठीक, इसके अलावा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, ये पॉइंट को नोट कर दी क्योंकि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। अगर 7 8 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। द सीनियर मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट ऑल द परफॉर्मेंस इज इन लाइन विद HSE रिक्वायरमेंट, यानी जितने भी आपने प्लान बनाया है, बजट दिया है, सब रिसोर्सेज खर्च किए हैं, सबको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी हैं, है ना, आपने सारा मतलब हर चीज की है। अब वो वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या फिर भी एक्सीडेंट हो रहा है, क्या फिर भी एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग आते हैं और आपको नोटिस देके चले जाते हैं, क्या कभी काम बंद किया जा रहा है आपका, कोई इंसिडेंट हो रहा है ना, कोई हंगामा, किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई इशू क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आपके पास तो अच्छी पॉलिसी है, बनाई है आपने, उसके लिए आपने रिसोर्सेज भी दिए हैं, मैन पावर भी दिया है, बजट भी दिया है, टाइमिंग भी दी है, आपने अपॉइंटमेंट भी किया अच्छे अच्छे लोगों का, फिर भी अगर वो इशू आ रहा है, यानी वो चीज़ देखना कि जो आपने पूरा हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम बनाया है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो आपने चाह रहे, जो ऑब्जेक्टिव आपका है 0 एक्सीडेंट का, वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करना
कि आपने इतना सब रिसोर्सेज खर्च करने के बाद भी वो लाइन है कि नहीं है, या क्या कमी है। तो ये भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीनियर मैनेजर्स की है। सीनियर मैनेजमेंट के जो लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, सीईओ है, सीईओ है, या और भी कोई, ठीक। इसके अलावा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जो जूनियर मैनेजमेंट यानी मिडिल मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, डिवोट करें। जो हेल्थ एंड सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव्स या जो प्रायोरिटीज या जो पॉलिसीज आपने बनाई हैं पूरी कंपनी के लिए, वो उसको अपनी पॉलिसी या अपना काम समझ के करें। उसके लिए वो डिवोट करें, टाइम दे, हर तरह से अपना काम तो करें। अगर प्रोडक्शन में है तो अपना काम भी करें, साथ में एडिशनली ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, यानी उसके लिए बाकायदा सोचें, प्रोग्राम बनाएं, लोगों को इंकरेज करें। इसके लिए भी आपको यानी छोटे छोटे गोल्स बनाना कि आपके डिपार्टमेंट में ये भी एक्सीडेंट 10 एक्सीडेंट हुए थे पिछले 4 महीने में, अब ये 0 होना चाहिए, आपने गोल दे दिया। अब वो उसके लिए आपको ट्रेनिंग करवाना हो, चाहे उसके लिए आपको एडिशनल कुछ मटेरियल चाहिए, चाहे एडवाइस चाहिए, वो आप करिए, लेकिन हम आपको ये करना है। अगर नहीं होगा तो यू विल बी आस्क्ड सीवियर क्वेश्चन एट द बोर्ड लेवल में भी आपको रिमूव कर सकते हैं, है ना, या आपको बोनस कट हो सकता है, या आपको और भी कुछ। तो आप छोटे छोटे टारगेट्स दें ताकि जो 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 मिडिल मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनको इंकरेज किया जा सके, है ना, उनको इंकरेज किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट जूनियर मैनेजर्स आर इक्वली डिवोटेड टू अचीव हेल्थ एंड सेफ्टी गोल्स एंड दैट दे डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस इज नॉट ओनली वर्ड बाई बट ऑल्सो बाई एक्शन। यानी खाली बात ही नहीं है सर हम बहुत कुछ कर रहे हैं, नहीं, एक्शंस पे भी वो नजर आना चाहिए, रिजल्ट्स पे भी वो नजर आना चाहिए। एक्सीडेंट का ग्राफ 0 होना चाहिए, इंसिडेंट का ग्राफ घटना चाहिए। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सबसे आगे हों, है ना, फोरफ्रंट पे हों। ये भी डायरेक्टर्स का और सीनियर मैनेजर्स का ही काम है। इसके अलावा एक काम ये भी है कि वो पर्सनली डिमॉन्स्ट्रेट करें, इन्वॉल्व हों एक्टिविटीज में। हेल्थ एंड सेफ्टी की मीटिंग हो रही है, आप उसमें क्या बोलते हैं एज अ जाके अटेंड किया, आपने शेयर किया, आपने उनके इश्यूज को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, अपने एडवाइस दिए उनको कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर लीजिए। ये सब इन्वॉल्व होना ताकि लोगों को लगे हाँ ये पर्सनली भी इन्वॉल्व है। और इसीलिए हर आदमी मजबूर है कि भाई जब डायरेक्टर साहब ही इतना सीरियस हैं तो हमको भी करना पड़ेगा। लीड द सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स, आपके अलग अलग छोटे छोटे कमेटी, कभी आपकी जो अपनी मीटिंग्स हैं जो बोर्ड लेवल की हैं सेफ्टी की या सीनियर मैनेजमेंट के लिए है, 6 महीने पे या 3 महीने पे होती है, इसमें आप पूरे हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम को रिव्यू करते हैं, सारे इशूज़ को चेक करते हैं, उसको भी अटेंड करना। और कभी कभी वो जूनियर मैनेजमेंट की जो लेवल की मीटिंग होती है उसमें भी आके अटेंड करना है, पूछ भाई तुम्हारी मीटिंग कब होती है, या और जो छोटे लेवल पे है सेफ्टी ऑफिसर्स की मीटिंग है, या कभी टीबीटी में भी आ गए कि भाई डायरेक्टर साहब आए सुन रहे हैं। इनकरेजमेंट, लीड बाय एग्जाम्पल, ये सारा काम उनका है। एक कल्चर पैदा करना, डेवलप करना, ये सब उनका काम। प्रमोट एंड इन्वॉल्व एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू ओपन सेफ्टी सेशन प्रोग्राम एंड रिवार्ड देम। जो अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए काम करता है उसको रिवार्ड देना, है ना। ये इसके अलावा दे आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्ट एज अ मोटिवेटर ऑफ लॉ बाय वर्ड एंड बाय एक्शन। दिस कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय लीडिंग बाय एग्जाम्पल्स, यानी अपने बिहेवियर के थ्रू। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े लेवल, नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट हैं। मान लिया एक बहुत बड़ा ब्रिज का कोई काम चल रहा है। जस्ट इमेजिन कि उस प्रोजेक्ट पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट करने जा रहे हैं। अगर वो फुल पीपी में हैं और जब वो स्पीच दे रहे हैं उसमें सेफ्टी के 2-4 डायलॉग्स बोलते हैं लोग, आप सोचिए कितना बड़ा इंकरेजमेंट पूरे कंट्री के लिए है। क्या किसी की हिम्मत होगी डायरेक्टर्स की या इसके नीचे किसी भी लेवल की कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को ना माने? जब पीएम ऑफ इंडिया इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या इतना ज़्यादा हेल्थ एंड सेफ्टी को इंकरेज कर रहे हैं या मान रहे हैं, तो उसके नीचे किसी का भी ये मतलब हिम्मत नहीं हो सकती कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को ना माने, उस लॉस को, वो कोई भी हो। सो ये क्या है? दिस इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल। कंपनी के अंदर सबसे बड़ा आपका डायरेक्टर साहब होते हैं। अगर वही इस चीज़ को कहेंगे भी जो हेल्थ एंड सेफ्टी को नहीं माने वो हमारे में से नहीं है, हम उसको अपने साथ में नहीं रखेंगे, कोई कंप्लेंट आएगी तो हम उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो कोई भी आदमी उसके नीचे जितने भी हायरार्की में जो हमने पढ़ा था, कोई भी आदमी किसी की हिम्मत ऐसी नहीं होगी कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को ना माने। दिस इज वन ऑफ द वे
ऑफ लीडिंग बाय एग्जाम्पल, एनकरेज करना सेफ्टी को, इम्प्लीमेंट करना, है ना, रिस्पॉन्सिबल टू रेटिफाई एनी फेलियर बाय द कंपनी। इसके अलावा कोई भी अगर एक्सीडेंट इंसिडेंट कुछ भी होता है, क्यों होता है, उसकी वजह जानने के बाद उसको ख़त्म करना, उसको सॉल्व करना, ताकि दोबारा वो चीज़ ना हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हेल्थ से डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स की हैं। ये एक आपका नीबॉश टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। ठीक, उसके बाद जो अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी मिडिल मैनेजर्स की, इससे पहले मैं अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो क्या बोलते हैं आपका जो ये पूरा जो चार्ट फोटो देख रहे हैं इसमें ये पोजीशन, ये सीनियर मैनेजर, इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया अभी। ये पॉलिसी मेकिंग, रिसोर्स प्रोवाइडिंग, चेकिंग एंड रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग, ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को करने का ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, इसके अलावा जो मिडिल मैनेजमेंट है, ये आप ये देख रहे हैं, ये इनको ऑर्डर देते हैं, ये इनको ऑर्डर देते हैं, यानी और ये इनको जवाब देते हैं, ये इनको जवाब देते हैं, एक्शन इसी तरह से। ठीक, यहाँ पर एक हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजरी डिपार्टमेंट है, ये देखिए इनसे भी रिलेटेड है, इनसे भी रिलेटेड है, इनसे भी रिलेटेड, इनको इनपुट दे भी रहा है, इनसे इनपुट ले भी रहा है, यानी इनको एडवाइस दे रहा है, इनसे एडवाइस ले रहा है, दोनों, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक। हेल्थ एंड सेफ्टी किसी के अंडर में नहीं है, ये एक सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट डिपार्टमेंट है, जो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा, बल्कि सबके साथ पैरेलल है, सबको एडवाइस दे रहा है। अगर ये इनके अंडर में काम करेगा या इनके अंडर में काम करेगा तो कभी भी अपना काम नहीं कर सकता ठीक से, हमेशा दबाव में रहेगा, और जब दबाव में रहेगा तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेगा। कुछ भी हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्लीमेंट करने के बाद क्या नहीं, अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम, और आप जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, जो कि सीधे एम्प्लॉयर को क्या बोलते हैं जवाब देता है। अगर आपसे कोई सवाल करेगा तो आप वो जो है एम्प्लॉयर्स हैं वो अपॉइंट कर रहे हैं, या जो बोर्ड है टॉप लेवल उसकी, चूंकि आप उसी लेवल के मेंबर भी हैं, बोर्ड लेवल के मेंबर। आपने शुरू में क्या बोलते हैं इसको पढ़ा भी था कि जो टॉप लेवल का आदमी है हेल्थ एंड सेफ्टी, वो बोर्ड के लेवल का आदमी होगा, तो वो अगर वो किसी से दबेगा या किसी को जवाबदेही हो जाएगी इसकी, तो इसका मतलब ही कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी एज पर द रिक्वायरमेंट। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इंप्रूव करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होगी वो उसको एज रिक्वायर्ड पूरी नहीं कर सकता। तो इसलिए हमेशा इसका रोल जो है एडवाइजरी या कंसल्टेशन है ना। इसमें सारी टीम आपके हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, इंजीनियर, मैनेजर, प्रोफेशनल्स जितने भी हैं सब इसमें आ जाएंगे। सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पढ़ ली है ना, पॉलिसी मेकिंग वगैरह। अब मिडिल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये जो सारी चीजें आपने इन्होंने बताई इनको इंप्लीमेंट करवाना है ना, क्योंकि इनके पास पूरी टीम होती है, मेन टीम इन्हीं के पास। ये भी कुछ लोग हैं डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, इनके पास पूरी डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट है, सारे मैन पावर मेन इन्हीं के पास। इसमें इंजीनियर्स भी हैं, इसमें सुपरवाइजर्स भी हैं, इसमें सब है ना, इसमें डिपार्टमेंट के मैनेजर्स भी हैं, सब की सब। यही बेसिकली है जो इस पॉलिसी, इनके बनाए हुए डायरेक्शंस के हिसाब से काम करते हैं और अल्टीमेटली हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? डिजाइनिंग द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, इंप्लीमेंटिंग देम, रिपोर्टिंग टू द सीनियर्स। यानी ये जो हमने कल बताया था कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्रिएट करना, सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड करना, सेफ टूल्स, इक्विपमेंट, मटेरियल ये प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन, यानी किसी काम के बारे में उसकी सारी हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड। जैसे हमने ILO के क्या बोलते हैं सेक्शन में पढ़ा था, एम्प्लॉयज राइट्स ऑफ द एम्प्लॉय, क्या उनके पास राइट्स हैं। तो उसमें ये हमने कल पढ़ा था कि एम्प्लॉयज को ये राइट्स है कि कोई भी जो काम होने जा रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी से क्या रिस्क इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें उनको मालूम होनी चाहिए। ये उसका राइट है ना। तो वो सारी इंफॉर्मेशन देना, अगर काम को कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो इंस्ट्रक्शन देना। जो आदमी भी काम कर रहा है, अगर कोई इक्विपमेंट, मटेरियल, टूल वो इस्तेमाल कर रहा है, उस काम के बारे में ट्रेनिंग देना है ना, उसको कॉम्पिटेंट बनाना, ये भी उसका काम है ना। आपके जो मिडिल मैनेजर्स हैं, बिना ट्रेनिंग के कोई भी आदमी, चाहे वो
छोटा सा हेलमेट का इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, तो वो हेलमेट पहन के क्या फ़ायदे हैं, हेलमेट को कैसे पहनना चाहिए, हेलमेट के क्या न पहनने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें, कैसे उसको रख रखाव होगा, कैसे उसको मेंटेन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें, ईयर प्लग है, ईयर मफ है, कुछ भी काम कैसे किया जाएगा, मशीन कैसे ऑपरेट की जाएगी, टूल्स कैसे ऑपरेट किया जाएगा, हाउस कीपिंग के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रेनिंग रिगार्डिंग एवरीथिंग, so that the worker can perform his job very well without getting into any incident injury. ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी, ये चीज़ उनको प्रोवाइड करना है। यानी देन सुपरविजन, जब वो काम हो रहा है उस काम को होने के टाइम पे उसको सुपरवाइज करना है ना, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कोई गलती ना करे, कुछ और मसला ना हो, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, है ना, कोई गलत तरीके से काम ना करे, है ना, हर एक चीज़ को जो है करना, ये आपका मिडिल मैनेजमेंट का काम है। इंफॉर्मेशन, अब चूंकि इंडिया में है, आप आईआईटी के नाम बहुत आसानी से जानते हैं, सब जानते हैं, तो IITS आसानी से याद हो जाएगा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा PPE को प्रोवाइड करना, ना, ये सब काम आपका मिडिल मैनेजमेंट का है। यानी जो भी आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फील्ड में बेसिकली इंप्लीमेंट करवाना, ये आपके मिडिल मैनेजमेंट का काम है। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, नहीं उसको और छोटे मिटाना, इंजीनियर को कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपने सुपरवाइजर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, कुछ टारगेट्स दे दिए, ये सब काम आपका मिडिल मैनेजर का है। ठीक, जैसे ये रिव्यू हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर area of responsibility, staff and keep records and make arrangement to improve it. ये वही जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी पढ़ी है, SOW, SPOW, IITS, ना, सेफ टूल्स, इक्विपमेंट, मटेरियल, प्लांट, या PP, अभी उसको आप फर्दर सब डिवाइड करिए कि ये इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्क प्लेस सेफ होना चाहिए, टूल्स, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी काम करने की जगह है उसमें कोई हैजार्ड ना हो, एकदम सेफ हो, हाउसकीपिंग अच्छी हो, फर्दर सब डिवाइड करके बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे छोटे लेवल पे सब डिवाइड करके देना, ये उसका काम है। जैसे कि रिव्यू ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर वर्क एरिया, आपने इंजीनियर को देखिए भाई आपके वर्क एरिया में कोई हेल्थ एंड सेफ्टी का हज़ार नहीं हो, आपको पॉलिसी और प्रोग्राम्स और प्रोसीजर के साथ उसको चेक करिए और उसके लिए एक रिपोर्ट बनाइए, हमको क्या बोलते हैं बोर्ड की मीटिंग में या सीनियर मैनेजमेंट की मीटिंग में इसको सबमिट करना है, या जो इंसिडेंट हुआ है हेल्थ एंड सेफ्टी सिंबल का उसको उसके रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को, उसके लिए फिर आपने क्या एक्शन लिया है इसके बारे में एक रिपोर्ट बनाकर हमको दीजिए, क्योंकि मीटिंग में इस पर डिस्कशन होगा। तो उसको फर्दर सब डिवाइड करके कंट्रीब्यूट टू द सीनियर मैनेजमेंट बाय द इनपुट्स अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी इन रिव्यू मीटिंग्स, इवेलुएट हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ देयर ओन स्टाफ, मैनेजर के अंदर में बहुत सारे स्टाफ, उनका सेफ्टी परफॉर्मेंस क्या है, वो क्या बोलते हैं सेफ्टी को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, या कॉम्पिटेंसी का लेवल उनकी क्या है, ट्रेनिंग की कमी तो नहीं है, इनको रिव्यू करना है ना। लीड हेल्थ एंड सेफ्टी बाय एग्जांपल, और हर जगह हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लीड करना, ये सारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी है। देन सुपरवाइजर शुड इंश्योर सेफ वर्किंग बाय चेकिंग कॉम्पिटेंसी एंड इंप्रूविंग कॉम्पिटेंस इन द ऑफ देयर वर्कफोर्स, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं, ये मिडिल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक, आपके पास सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, मिडिल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, है ना। अब एक नेक्स्ट टॉपिक, इसमें वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कल हमने जो पढ़ी थी, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली जो इसको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसके हिसाब से काम करना, जो उनको ट्रेनिंग दी गई उसके साथ काम करना, जो उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई उसके काम को डिनाई कर देना कि हम ये काम नहीं कर सकते। कोई इंसिडेंट होता है, कोई नियर मिस होता है तो उसको रिपोर्ट करना, कोई सजेशन है उनके पास अच्छा उसको देना, जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, वो जो हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोग्राम आपको बता रहे हैं उसको सपोर्ट करना, है ना, उनके हिसाब से उनको हेल्प करना कि वो कोई ऐसा काम नहीं करना कि अपना जिसको अपने आप आपको नुकसान पहुंचे। मतलब हेल्थ एंड ये ग्राइंडर है, एंगल ग्राइंडर, आप काम कर रहे हैं तो उसके कॉर्ड यानी जो भी इसके रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में ट्रेनिंग लेना पूरी, और फिर उसके हिसाब से काम करना है। ऐसा नहीं कि गार्ड रिमूव करते, तो आपको भी खतरा है और आसपास के लोगों को भी खतरा है, तो ना तो अपने आप को नुकसान पहुंचे और ना आपकी वजह से आसपास किसी को नुकसान पहुंचे। वो जो हमने ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर के बारे में पढ़ा था,
ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी ये जो है ये एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। अब हम आते हैं टॉप मैनेजमेंट, आपके सीनियर मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, या इवन किसी कॉन्टेक्स्ट में से थोड़ा कुछ पॉइंट्स हटा दीजिए तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मिडिल मैनेजमेंट के ऊपर भी अप्लाइड है। और ये क्वेश्चंस भी आता है कि टॉप मैनेजमेंट कैसे हेल्थ एंड कमिटमेंट शो कर सकता है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए बहुत कमिटेड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि अगर वो क्या है, वो कमिटमेंट शो कर रहे हैं कि उनको हेल्थ एंड सेफ्टी की बहुत फिक्र, लोगों की हेल्थ की, लोगों के क्या बोलते हैं, केयर की बहुत फिक्र है कि एक्सीडेंट ना हो, कंट्री की एक अच्छी इमेज बने। ये सारी की सारी जो है टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट भी है। इसी को आप फर्दर डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो आप लोअर लेवल पे ला सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निपोश का, अच्छा खासा कई बार आ चुका है कि कैसे टॉप मैनेजमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करे कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को मानता है, कमिटमेंट को। ये तो एक एक करके देखते हैं। मेकिंग रिसोर्सेज अवेलेबल टू डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन इन द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। रिसोर्सेज जो टॉप मैनेजमेंट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके बाद कि रिसोर्सेज दे तभी तो होगा। अगर आप आदमी नहीं देंगे तो हेल्थ एंड सेफ्टी को मॉनिटर कौन करेगा? आप अगर रिसोर्स नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे तो पीपी कैसे आएगा, अच्छे इक्विपमेंट कैसे आएंगे? तो रिसोर्सेज आपके पास मैन पावर है ना, लेकिन वो ट्रेनिंग पे नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई मैनेजर, कोई फोरमैन, कोई सुपरवाइजर छोड़ता नहीं कि भाई वो जाएगा तो 1 घंटे मेरा खराब हो जाएगा। तो आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर टाइम नहीं देंगे आप कि भाई नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द जॉब, हर आदमी को 1 घंटा 2 घंटा जो ट्रेनिंग में जाएगा है ना, इसका जो है आउटपुट आप कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग का पार्ट है, इससे और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और अच्छी क्वालिटी डेवलप होगी और अच्छी तरह से काम भी होगा। तो ये कौन ऑर्डर देगा कि भाई हाँ काम ट्रेनिंग पे भेजिए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ जॉब है। ये मतलब रिसोर्सेज में सब चीज़ आएंगी, टाइमिंग, टाइम देना, पैसा देना यानी मनी, मैन पावर, ऑल टुगेदर इज नोन एज रिसोर्सेज। तो ये काम जो है अगर ये हेल्थ एंड सेफ्टी सॉरी आपका सीनियर मैनेजर करता है, एंड दैट मीन शोज दैट ही इज कमिटेड टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी। इसके अलावा क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एलोकेट करना कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है ना, क्लियर, ये नहीं कि हमको नहीं मालूम। एक सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड करना सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पे हाउसकीपिंग का अच्छा मामला होना चाहिए, वहाँ पर कोई ऐसा फायर हैजार्ड नहीं होना चाहिए, एरिया बैरिकेडेड होना चाहिए, साइन पोस्ट होने चाहिए, ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर एक सेफ्टी वॉच भी होना चाहिए। ये क्या ये वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट है काम से पहले, तो ये सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके वर्कर्स ट्रेंड हैं, उसके सुपरवाइजर्स ट्रेंड हैं, फोरमैन उसका ट्रेंड है, क्वालिफाइड है, कम्पिटेंट है, अच्छे टूल्स इक्विपमेंट्स हैं, है ना, सारे प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब चीज़ें क्लियरली, ये ना हो कि हमको तो नहीं मालूम ये मेरा काम है या ये भी मेरा काम है, ऐसा नहीं। क्लियर एलोकेशन ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज बाय विच टॉप मैनेजमेंट कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट दे आर कमिटेड टुवर्ड्स सेफ्टी। इसके अलावा अपॉइंटिंग सेफ्टी मैनेजर और सीनियर मैनेजर विद स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। ये भी अगर अच्छा हेल्थ एंड आप सिर्फ बजट की वजह से एक एक्सपीरियंस आदमी को नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब आप कमिटेड नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए। आप वहाँ पे बजट देख रहे हैं, जब तक अच्छा सेफ्टी मैनेजर नहीं होगा आपको अच्छा एडवाइस नहीं मिलेगा। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, ये डिमोन्स्ट्रेशन का एक तरीका है कि यू लव सेफ्टी, यू वांट सेफ्टी टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें। देन competent person, appointing competent persons to help the organization meet on health and safety obligations, जिसको हम सेफ्टी स्पेशलिस्ट कह लीजिए, बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर्स कह लीजिए। रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, वीकली या मंथली या क्वार्टरली या 6 मंथ में आप रेगुलरली मीटिंग करते हैं, शेड्यूल्ड मीटिंग है, उसमें सारे मैनेजर्स, हर आदमी उसमें आ रहा है और अपनी अपनी रिपोर्ट लेके आ रहा है कि उसने क्या किया है, इंसिडेंट हुआ है तो क्यों हुआ है, उसमें कहाँ कमियाँ रह गई, उसको दोबारा ना होने के लिए क्या किया गया है, ना क्या एक्शन लिए गए हैं। इस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू करने के लिए अगर वो रेगुलर मीटिंग में आ रहा है
इसका मतलब वो कमिटमेंट शो करा नहीं आ रहा है, वो अगर मीटिंग नहीं हो रही है या अपने किसी आदमी, दैट मीन्स ही इज नॉट कमिटेड। ये रोज तो मीटिंग होती नहीं, कभी 3 महीने में हो रहा है, तो उसके लिए टाइम निकालना, उसके बारे में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर जो है, उसका डायरेक्टर है, उससे एडवाइस लेने की क्या क्या हो रहा है, हमको पहले से बताइए इसके बारे में ना। ग्राफ मतलब पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है ना, कहाँ कहाँ इश्यूज हैं, विद प्रूफ सब दीजिए ताकि हम मीटिंग में लोगों से पूछें। तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, अगर वो करता है तो दैट मीन इट शोज दैट द टॉप मैनेजमेंट इज कमिटेड टुवर्ड्स सेफ्टी। उसके बाद जैसे पॉलिसी बनाना, ही तो हमने शुरू में बताया, अच्छी पॉलिसी बनाना दूसरा काम है, कमिटमेंट को शो करता है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को मानते हैं। इसके अलावा हर आदमी का पर्सनल गोल हो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, वो बनाना, वो तय करना। डिफाइनिंग क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हमने बताई दिया आपको। द टॉप मैनेजमेंट मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट हेल्थ एंड सेफ्टी। अभी क्या वो खुद कर सकता है, जैसे लोगों को पता लगे कि ये हमारे जो डायरेक्टर साहब है, हमारे जो सीनियर मैनेजर्स हैं, ये हेल्थ एंड सेफ्टी को मानते हैं। वो द टॉप मैनेजमेंट कैसे कि वो खुद भी जब वर्क प्लेस पे जाता है तो फुल पीपी में रहता है। उसके बाद सेफ्टी टूर्स होते हैं, इंस्पेक्शन होते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा सेफ्टी कमेटी मीटिंग होती है, उसको चेयर करता है, उसमें उसको भी अटेंड करता है। सेफ्टी अवेयरनेस का प्रोग्राम है, मान लिया सेफ्टी वीक मना रहे हैं, हैंड सेफ्टी वीक मना रहे हैं, फायर सेफ्टी वीक मना रहे हैं, टूल सेफ्टी वीक, कुछ भी जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव कर सकता है, लोगों के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी की अवेयरनेस बढ़ाता है, उसमें खुद पार्ट ले रहे हैं, है ना। इसके अलावा लोगों को सेफ्टी के बारे में एडवाइस दे रहा है। कभी वर्क प्लेस पे एटेंडम चले आ रहे हैं, अगर कोई सेफ्टी से काम कर रहा है उसके लिए क्लैप कर रहे हैं, उसको कोई अवार्ड दे रहे हैं, कोई रिवार्ड दे रहे हैं, उसका फोटो खिंचवा रहे हैं, उसके लिए क्लैप करवा रहे हैं, ये भी तरीका है। कोई अनसेफ काम कर रहा है, उसको समझा भी रहे हैं, और आपको लगता है कि वो ज़्यादा खतरनाक, तो उसको डांट भी रहे हैं, 4 आदमी के सामने एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि भाई ऐसा काम एकदम यहाँ नहीं चलेगा। एनकरेज करना, अप्रिशिएट करना, एडवाइस देना, ये सारे के सारे तरीके हैं जिससे जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि दे वांट सेफ्टी टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर वेरी मच कंसर्न, दे आर नॉट इग्नोरेंट, दे वांट टू रेज अप द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ग्राफ, they want to achieve the objective of zero accident. These are the ways how the top management commit. इसके अलावा ये जो मैंने आपको सारी बात बताई, मेकिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी टॉपिक एवरी डे, जैसे टीबीटी का आपने डेली लगा दिया, जैसे आप गेट पे एंटर हुए, सेफ्टी थॉट ऑफ द डे हर आदमी को, है ना। जब आप का जो डेली पीजीएसटी होता है या डेली टीबीटी या टाइप का जो आप वर्क काम शुरू होने से पहले जो आप करते हैं, उसमें उसको डिस्कस किया जाए कि थॉट ऑफ द सेफ्टी थॉट ऑफ द डे, कोई इंसिडेंट है तो उसके बारे में डिस्कस करना। ये अगर आप टॉप मैनेजमेंट से इसको इन्फ्यूज करते हैं तो हर आदमी हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सोचने में मजबूर हो जाएगा, और ये शो करता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो रियली कमिटेड है, सीरियस है हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो भी, चाहे सेफ्टी डिपार्टमेंट का आदमी कोई काम कर रहा है, सेफ्टी डिपार्टमेंट काम कर रहा है कोई, या जनरल वर्कर भी आपको एडवाइस दे रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करें, है ना, उसको रिव्यू करें हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की हेल्प से, और मंथली लेवल पे या कभी भी आप उसको एक गैदरिंग करें, उसमें जो लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड दें, इंकरेज करें ताकि एक अच्छा करें। ये आपके सारे हेल्थ एंड सेफ्टी के कैसे इम्प्रूव किए जाएंगे, इसके तरीके। ये तो हमारा एक पार्ट हुआ, अभी कुछ और टॉपिक्स बचे हैं। एक छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। मैं कुछ, क्योंकि बहुत से लोगों ने मैसेज किया, इंक्वायरी भी की, जानने की कोशिश की हमारे बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपसे सीधे डिस्कस करने का, सीधे बताने का कि हम कौन हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। उसमें तो पहले तो मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा कि मैं, हमारे जो हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट है, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ, ये मतलब वन ऑफ द प्राइम इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में। हमारे यहाँ ये करीब 2012 से ये इंस्टीट्यूट रनिंग है और कंटिन्यूसली ये बढ़ता जा रहा है। हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है वो कोई छोटा 1 कमरा या 2 कमरे वाला इंस्टीट्यूट भी नहीं है, ये हमारा पूरा कैंपस है। अब जहाँ हम बैठे हैं इसके बाद पूरा स्टाफ का एक स्टाफ रूम है, उसके बाद ऑफिस है पूरा, फिर एक तरफ हमारा क्या बोलते हैं वो
उसको क्या बोलते हैं, क्लासरूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, लाइब्रेरी है, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एरिया है जिसमें हम हर चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल कराते हैं। कन्फाइंड स्पेस कैसे किया जाएगा, मतलब उसका क्या पूरा प्रैक्टिकली करते हैं। पूरा जो जो तरीका है उसका पूरा प्रोसीजर को फॉलो करके लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। वर्क एट हाइट, सस्पेंशन ट्राउमा, हर एक चीज़ जो आप प्रैक्टिकली आपको मालूम होना चाहिए वो सब यहाँ पे कराते हैं। हमारा वर्कशॉप है, उसमें बहुत सारे टूल्स इक्विपमेंट्स हैं, हॉट वर्क है, मतलब वेल्डिंग मशीन है वो। आप हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर हैं, आपको ये करना नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी मालूमात होगी प्रैक्टिकली तो कोई भी गलती नहीं कर सकता आपके वर्कफोर्स में। आप फौरन उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो बेसिक फिजिकल लेवल की नॉलेज आपको थोड़ी सी चाहिए। जैसे मान लिया ग्राइंडर है, अब ग्राइंडर के सारे प्लस माइनस पॉइंट्स आपको मालूम है, लेकिन जब एक बार ग्राइंडर आप हैंडल करते हैं अपने हाथ में रख के, या एक बार वो जब रनिंग कंडीशन में होता है आप पकड़ के देखते हो कैसे वाइब्रेट करता है, या बाई चांस अपने छोटा सा स्टील का रॉड अगर काट, ये सब चीज़ हम जो करते हैं वो कंट्रोल कंडीशन में करते हैं। ऐसा नहीं इंडिपेंडेंट आप देख करिए, आदमी वहाँ पर सुपरवाइजर साथ में रहता है जो इस काम को अच्छी तरह जानता है, वो उसको पूरा प्रैक्टिस करवाता है, ताकि उसको एक फीलिंग होगी ये जो हम हॉट वर्क या ग्राइंडिंग सेफ्टी की बात करते हैं वो रियली कितना खतरनाक है। तभी वो जब फील्ड में जब वो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की तौर पर काम करेगा और जाएगा वहाँ पे उसको देखेगा तो अच्छी तरह से उसको समझा पाएगा, वर्कर्स को सिखा पाएगा। तो इसलिए हम ये प्रैक्टिकल हमारा प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस है। शायद ही इंस्टीट्यूट में इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे प्रैक्टिकल के ऊपर इतना फोकस है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन आपने पढ़ लिया, कोर्स कर लिया, हमारे यहाँ ये प्रैक्टिकली कराया जाता है। यानी एक कोई डीमो अलार्म बजेगा, एक आदमी जो है ना उसको डमी टाइप का वो लगा, वो गिर गया या फायर हो गया या कुछ भी इस तरह का अचानक अलार्म बजेगा, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने इसको स्टडी किया हुआ है फौरन वो टीम जो है वो जाएगी, एरिया वेरिफिकेशन जो भी इसका प्रोसीजर है उसको फॉलो करेगी, पूरा रिपोर्ट बनाकर देगी, उसको हम चेक करेंगे कि हाँ ये इस तरह से सही है या इसमें क्या कमी है। इससे आपको सीखने का मौका मिलता है, और जब फील्ड में जाते हैं तो आपको कोई ये नहीं देखना पड़ता हमको ये कैसे किया जाएगा, उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा और बहुत सारे पूरा हमारे पास हॉस्टल है, उसमें निबॉश का अलग हॉस्टल है, जनरल हॉस्टल डिप्लोमा वाला के और सेफ्टी के लिए अलग है, एयर कंडीशन हॉस्टल भी है जिसको ज़रूरत है उसके लिए। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें फैसिलिटी हमारे पास मौजूद हैं खुद। ये तो हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। हमारे इंस्टीट्यूट को लास्ट ईयर बेस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का अवार्ड भी मिला है, अभी आप फोटो आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं अपने बारे में आपको बताऊं, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मैं यहाँ पे एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 20 ईयर्स से हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में हूँ। यहाँ पे आने से पहले मैं तकरीबन 3-4 साल सऊदी अरब में काम किया है, रियाद में जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसमें काम किया है। इसके अलावा मक्का का जो एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है उसमें भी मैंने काम किया है। मदीना में जो एक्सपेंशन का काम चल रहा है उसमें भी मैं जो है हेल्थ वहाँ के जो सेफ्टी मैनेजर उसका एडवाइज़र के तौर पर काम किया है। इसके अलावा उससे पहले मैं कुछ साल अफ्रीका में रहा हूँ, मोरितानिया में। वहाँ पे माइनिंग के प्रोजेक्ट्स थे, गोल्ड माइंस के, वहाँ पर भी मैंने काम किया है। बहुत से लोग जो आप इस लाइव हैं, बहुत से लोग मेरे साथ काम भी किए हूँ, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। अगर आपको चाहिए रेफरेंस तो मैं आपको दे भी सकता हूँ। इसके अलावा उससे पहले मैं कतर में जो नया एयरपोर्ट रनिंग एयरपोर्ट है मैं वहाँ पर काम कर चुका हूँ एज ए सेफ्टी मैनेजर। वहाँ पर मतलब कई प्रोजेक्ट्स में हमने हैंडल किया अकेले। उसके अलावा उससे पहले मैं दुबई में करीब 7-8 साल काम किया है। वहाँ पर जो इस वक्त जो नया एयरपोर्ट है जबल अली में, मैं वहाँ पर सेफ्टी मैनेजर था एक प्रोजेक्ट पे। उसके अलावा उससे पहले पाम जुमेरा, अगर आपने नाम सुना हो तो, दुबई में 2 चीज़ मशहूर हैं, बुर्ज खलीफा और पाम जुमेरा। तो पाम जुमेरा का जब स्टार्टिंग हुई थी, जब वहाँ पे सी था खाली, उसका रिक्लेमेशन हो रहा था, मैं उस टाइम से वहाँ पर उसमें मैंने काम किया। तो उसके बनने में फिर एयरपोर्ट में, उससे पहले DMCC और कई कंपनीज में मैंने उधर काम किया है। ये मेरा छोटा सा एक हिस्ट्री है जो मैंने ट्रेनिंग से हम बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी में आप आते हैं तो पहले ही ट्रेनिंग से जुड़ जाते हैं, किसी न किसी लेवल पे आप ट्रेनिंग देते हैं। ये तो मेरे बारे में। हमारा स्टाफ खुद बहुत कॉम्पिटेंट है। स्टाफ में हमारे जो ट्रेनर है वो खुद निबॉश क्वालिफाइड है ना। हमारे पास एक मतलब कई लोग हैं वो सब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं, बाहर काम कर चुके हैं, बाहर हेल्थ एंड सेफ्टी में काम, अच्छी पोजीशन में काम कर चुके हैं। इसके अलावा और भी जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं हेल्थ एंड सेफ्टी से जुड़े हुए हैं।
अब कभी आप आएंगे तो आपको बड़ा मिलकर अच्छा लगेगा। दे आर वेरी कोऑपरेटिव। इसके अलावा ये तो मैंने अपने बारे में, अपने स्टाफ के बारे में जब बताया, हमारे कुछ काम ऐसे भी हैं जो हम सोशल लेवल पे करते हैं। हमारा मानना ये है कि एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल हमारी अपनी जॉब तो अलग है, इसके अलावा हमारे हमसे सोसाइटी को क्या फ़ायदा है, नहीं ये भी हम सोचना चाहिए। यानी उस प्रोफेशन के अलावा सोसाइटी के लिए भी हम बहुत सारे काम करते हैं ना। फ्री सेमिनार है, फ्री में जो है हेल्थ फायर सेफ्टी ट्रेनिंग करते हैं ताकि लोगों को पता लगे। हम हर 3-4 महीने में एक फायर की ट्रेनिंग रखते हैं। आपको मौका मिले कभी आप भी आइए। एक दिन पूरे 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें प्रैक्टिकल भी कराते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं उसको, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ ज्वाइनिंग कह लीजिए आप। तो इसके अलावा रोड सेफ्टी कैंपेन, सेमिनार्स, गाइडेंस, इस तरह की और बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग्स ये सब भी देते हैं। और ऐसी ज़्यादा ट्रेनिंग जो होती है जो सोसाइटी के लिए बहुत यूजफुल होती है, होम सेफ्टी टॉपिक, या इस तरह से एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हमारे होते हैं। ये इसलिए कि हम हमारी जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें उसको क्या फ़ायदा है, हमसे क्या फ़ायदा है, ये उस पर करते हैं। तो इसलिए जो है आप हमारी हेल्प करिए, हमको ज्वाइन करिए। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें हम रेगुलरली अपडेट्स करते रहते हैं। इसी नाम से है, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आप उसको आराम से आपको मिल जाएगा। उसमें लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि कुछ भी इस तरह की अपडेट्स होती हैं या ट्रेनिंग्स होती हैं हम उसको उसमें अपलोड भी करते हैं। ये जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं ये भी इसमें हम अपलोड कर देंगे। इसके अलावा और बहुत सारी ट्रेनिंग अपडेट, छोटे छोटे इश्यूज हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी चाहिए, जो जनरल पब्लिक है उनको भी चाहिए। हमारा एक प्रोग्राम ये भी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को पूरे इंडिया में फ्री करें। तो यूट्यूब उसका बहुत बड़ा मीडियम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप थोड़ी देर पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए और फिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमको इंकरेजमेंट मिले। एक और भी इशू, मैं 2-3 दिन से, आप ये तीसरा एपिसोड है मेरा ट्रेनिंग का, आप बहुत अच्छे व्यूज़ में मिले मुझे, देखने में थाउजेंड्स में व्यूज़ हैं। लेकिन लाइक भी करिए। अगर आपको ये ट्रेनिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट। बहुत टाइम नहीं लगा, आप सिर्फ एक बटन दबाना है, लाइक। इससे हमको और इंकरेजमेंट मिलता है। व्यूज़ तो हम देख रहे हैं कि बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत सारे कॉल भी आ रहे हैं, बट एक छोटा सा काम आपसे और चाहिए कि प्लीज़ लाइक इट, दैट्स ऑल। अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी करिए, ठीक। ये हमारी तरफ से थोड़ा इसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग हम चूँकि यहाँ पे हम सिर्फ आपसे सिर्फ स्क्रीन पे बात कर पा रहे हैं या हमने थोड़ा सा स्क्रीन में यहाँ दिखा दिया आपको। अगर आपको और अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, तो आप हमसे जूम पे जुड़िए। जूम पे हम पूरी और अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं, बहुत डिटेल में ट्रेनिंग कराते हैं। जो लोग भी निवॉश करना चाहते हैं उनके लिए इस वक्त, चूँकि इस वक्त लॉकडाउन का पीरियड है इसलिए भी, और जो लोग बहुत दूर हैं वैसे भी नहीं आ सकते उनके लिए भी, आप अगर ट्रेनिंग से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप डेमो लेना चाहते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं, तो हमारी लाइव कोई भी क्लास चलती है उसमें आप आगे जुड़ जाइए। हमको जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर एक बार अपने क्या मैसेज डालिए कि हमको आईडी और पासवर्ड दे दीजिए। हम आपको पासवर्ड देंगे, आप क्लास में जुड़ जाइए। आपको शेड्यूल बता देंगे कि ये टाइमिंग क्लासेस की होती हैं। तो इस तरह से आप ट्रेनिंग का असली फ़ायदा उठा सकते हैं। या तो मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, आप कुछ नोट कर रहे हैं, कुछ नहीं भी नोट कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ उसमें जब आप क्लास करते हैं तो उसमें हम हर चीज़ को नोट भी कराते हैं पूरा, जैसे सामने सामने बैठ के क्लास होती है पूरी। हम आपको देख भी सकते हैं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हैं जो आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। देन ये आपको छोटा सा, मैं ये जो मैंने अवार्ड बताया था, हमको ये अवार्ड मिला है ना, बेस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूशन का अवार्ड मिला हमको। ये उसकी एक फ़ोटो है जी। इसके अलावा ये हमने इसरो में एक बार हमको इनवाइट किया गया था, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ में। तो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए उसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं। यूनिवर्सिटी में सेमिनार हो रहा था रोड सेफ्टी के ऊपर, तो ये यूनिवर्सिटी की फ़ोटोज़ हैं, उसमें सेमिनार की फ़ोटो हैं। और इस तरह से हम बहुत सारे इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ठीक। वेलकम अगेन टू हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, ठीक। ये तो मैंने आपको ब्रेक लेके अपने बारे में बताया। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू आवर टॉपिक। सॉरी, ओके। हमारा अगला टॉपिक है उसी एलिमेंट 1.3 का,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु शेयर वर्क। नहीं, किसी भी वर्क प्लेस पे कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है। यानी एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं, स्ट्रक्चर आपने बना दिया, अब उसमें ग्लास का काम, हर काम में आप स्पेशलाइज नहीं हो सकते, है ना। तो आप क्या करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं, यानी आप ही के वर्क प्लेस पे कई कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, शेयर करते हैं। और जब शेयर करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर कॉन्ट्रैक्टर की, हर कंपनी की कि अपने हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। जब सब काम करते हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग है। लेकिन कई बार ये मजबूरी भी होती है, कई बार ये रिक्वायरमेंट होती है। मान लिया आपके किसी सिटी के बीचों बीच में आपको एक 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, 7 फ्लोर की, 8 फ्लोर की, हर फ्लोर पे एक अलग कंपनी है। तो कोई क्या बोलते हैं, ऑफिस है, कोई स्टोरेज है, कहीं कुछ और काम हो रहा है, कहीं एजुकेशन है। हर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है अपने लेवल पे, उसके जो हजार्ड्स हैं उससे दूसरे को इफेक्ट पड़ सकता है ना। शेयरिंग में कई बार ऐसा होता है कि एक हजार्ड से दूसरे को नुकसान हो रहा है, लेकिन चूंकि आपको करना है उसी जगह पर, आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, आप उसको हटा भी नहीं सकते। तो अल्टीमेटली, और हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज भी रहते हैं, उससे उनके हजार्ड से आपको नुकसान, उसके रिस्क से आपको नुकसान, आपकी वजह से उनको नुकसान, उनको परेशानी। तो जब तक एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कि हर आदमी पीसफुल माइंड से काम कर सके, तब तक आप अच्छा प्रोडक्शन या अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर सकते, है ना। ILO ने इस पे बहुत इस पे स्पेशल कन्वेंशन में आर्टिकल 17 में इसको डिस्कस किया। ये डिस्कस जो है इसमें, whenever 2 or more undertakings means organizations, companies, whenever 2 or more undertaking engage in an activity simultaneously, एक ही जगह पर दो ऑर्गेनाइजेशंस, दो अंडरटेकिंग काम कर रही हैं, है ना, एट वन वर्क प्लेस, दे शैल कोलेबोरेट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस कन्वेंशन। यानी कन्वेंशन क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, किसी को चोट ना लगे, किसी को नुकसान ना हो, कोई इल हेल्थ क्रिएट ना हो, यही कन्वेंशन है। तो ये कन्वेंशन के रिक्वायरमेंट्स को दोनों को, यानी अगर एक वर्क प्लेस पे 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो उनको फुलफिल करना होगा, दे शुड डू इट साइमल्टेनियसली। इसके अलावा ये चीज़ रिकमेंडेशन में भी आर्टिकल 11 में लिखी हुई सेम चीज़ें हैं। तो इसका लीगल बेसिस भी है कि जब आप वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारी चीज़ को शेयर करना पड़ता है। अब वो कैसे होगा उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु शेयर अ वर्क प्लेस। पहला तो ये कि आपके काम, मान लिया आप एक केमिकल स्टोरेज कंपनी, केमिकल कंपनी है ना, बहुत सारे केमिकल आप स्टोर कर रहे हैं, एक फ्लोर पे आप स्टोर करें, दूसरे पे मान लिया बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे आपने कोई क्रैच चला रखा है, या कोई मतलब जूनियर स्कूल बच्चों का जो होता है वो है, तीसरे फ्लोर में कोई ऑफिस है, चौथे फ्लोर में कोई और काम हो रहा है, पांचवें में कुछ और हो रहा है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अपनी एक्टिविटीज़ हैं, अपने हजार्ड्स हैं, रिस्क हैं। तो जब आप इस कॉमन वर्क प्लेस पे काम करते हैं, जब शेयर करते हैं, तो हर, यानी एक कमेटी बनाइए, इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो उसमें शामिल हों, सीनियर लोग जाके जो डिसीजन मेकर्स हों, ऐसे नहीं किसी जूनियर को लगा दिया, सीनियर मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकर्स होता, जो डिसीजन ले सकें, उनकी एक कमेटी हो, वो एक दूसरे के जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो हजार्ड्स हैं, जो रिस्क है, उसको शेयर करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है और इसमें ये पॉसिबल रिस्क हैं और ये इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, कंट्रोल्स हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन उस कमेटी में अपने अपने रिस्क और हजार्ड्स को शेयर करे, ताकि लोग एक दूसरे को समझ सकें और उन चीज़ों को अवॉइड कर सकें। इमरजेंसीज क्या क्या हो सकती हैं, उस इमरजेंसीज में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। दे मस्ट शेयर रिस्क एंड हजार्ड रिलेटेड टू देयर वर्क एंड देन, हालांकि जो एम्प्लॉयर है वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जितने भी वहाँ पे लोग हैं वो सब आपस में कम्युनिकेट करें, एंगेज करें एक दूसरे को, एक रीजनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, ताकि
वो सिचुएशन क्रिएट ना हो, हज़ार्ड, एक्सीडेंट या कुछ भी हो तो नुकसान ना हो। इसके लिए क्या कर सकते हैं, दे मस्ट कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट इन हज़ार्ड मिनिमाइजेशन एंड कंट्रोल बाय मेकिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक्शन कमेटी बना, उसमें सारे हज़ार्ड्स को सबको इकट्ठा करके शेयर करें, डिस्कस करें, उसके लिए जो मिटिगेशन मेजर्स हैं वो उसको लें। इसके अलावा एक कॉमन सेफ्टी पॉलिसी बनाएं। आपकी पॉलिसी है ठीक, उनकी पॉलिसी भी अच्छी बात है, तीसरी की पॉलिसी भी अच्छी है, लेकिन कॉमन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाएं ताकि उसको सब मान सकें। उसके लिए एक अलग से बजट एलोकेट करें, हो सके तो एक अलग से हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी मैनेजर अगर आपको पॉसिबल है अपॉइंट करें, जो सबको डील करें उसका, उस बजट से उसके सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो हेल्थ एंड सेफ्टी की। इसके अलावा एक कॉमन सेफ्टी प्लान बनाएं, सेफ्टी प्रोसीजर डेवलप करें, उस सेफ्टी प्रोसीजर के अंदर को सबको शामिल करें, उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दें लोगों को, क्या क्या पॉसिबल इमरजेंसीज हैं उसके लिए लोगों को अवेयरनेस दें, ट्रेनिंग सेशन कराएं, मॉक टेस्ट, मॉक ड्रिल कराएं, जैसे फायर है या कोई और इमरजेंसी है उसके लिए लोगों को तैयार करें। एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम तैयार कर सकते हैं जिसमें हर ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ना कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग, जैसे फायर वार्डन की ट्रेनिंग हो गई या फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हो गई या इस तरह की और भी कुछ चीज़ें हैं, वो सब उसके लिए कम्पिटेंट हो। वो अपना काम भी कर रहे हैं लेकिन इमरजेंसीज में वो आपको हेल्प भी कर रहे हैं, कॉमनली काम कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो, कौन अलार्म करेगा, कौन गाइड करेगा, कौन क्या बोलते हैं असेंबली एरिया में लोगों को इकट्ठा करके, है ना, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें। इसके अलावा एक रेगुलर कमेटी बनाए, मीटिंग शेड्यूल बनाए, वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वो मिलें, जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करें और उसको फिर आपस में कम्युनिकेट भी करें। इसके अलावा कॉमन फायर ड्रिल है, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एक्शन प्रोग्राम है, कॉमन सिक्योरिटी इश्यूज हैं, है ना, वेस्ट डिस्पोजल इश्यूज हैं, मैनेजमेंट के रिस्क असेसमेंट के प्रोग्राम्स हैं, ये सारे के सारे आप इस क्या बोलते हैं इसको कर सकते हैं उस कमेटी के थ्रू। और इस तरह से आप वर्क प्लेस में जो हज़ार्ड्स हैं उसको मिटिगेट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉमन वर्क प्लेस की। फाइनली, अंडर द ड्यूटी ऑफ केयर all parties and organizations should work together to eliminate or control hazard to provide reasonably safe place of work for the employees and the workers। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो वर्क प्लेस को शेयर करते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, अब इसके अलावा एक टॉपिक और बचा है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स या मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। एक आप एज अ क्लाइंट, आपके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये चूँकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसके लिए जो है मेरे ख्याल से आज तो ऑलरेडी 1 आवर हो गया ना, और ज़्यादा टॉपिक लंबा होने से भी परेशानी हो रही है बहुत से लोगों को, क्योंकि मैसेज भी आ रहे हैं इट्स टू मच। तो कल जो है कल नहीं, ट्यूसडे को 11:30 पे 23 जून को टाइमर लगा लीजिए आप मोबाइल पे अपने, ना, रिमाइंडर लगा लीजिए, आधा घंटा पहले प्रिपेयर हो जाइए ना। ये जो कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट है और एक जो हमने पूरा पढ़ा है एलिमेंट 1, उसका एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, हो सकता है तो कुछ क्वेश्चंस भी करें एक दो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स को भी हम चाह रहे हैं कि एक बार पूरा क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या आंसर्स हैं, उसको पूरा डिस्कस किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए। तो उसके लिए अलग से सेशन लेंगे हम, ठीक। तो पूरा कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे, एक रिवीजन करेंगे ऑन ट्यूसडे, ठीक। वंस अगेन मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप यूट्यूब चैनल पे आइए, इसमें सारी चीज़ों को फिर से देखिए, अपने क्या बोलते हैं उस यूट्यूब में आप जब करेंगे तो सब चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे, बार बार देख सकते हैं। ये तो अभी कुछ दिन में हम उसको अगर डिलीट कर देंगे तो आपको ये अवेलेबल नहीं रहेगा, और फेसबुक से हर चीज़ डाउनलोड करना भी आसान नहीं है, फाइल बहुत लंबी है। आप यूट्यूब में इसको अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो हम नए नए टॉपिक्स लाते हैं, न्यूवॉश के नए नए ट्रिक्स हैं, टेक्टिक्स हैं सॉल्व करने के, क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो उस पर जुड़िए, उसको सब्सक्राइब करिए, इसको भी लाइक करिए, है ना। ये तो छोटा सा काम है, बस
आपने जैसे ही मोबाइल क्लोज किया इस पर एक लाइक बटन दबाएं। थैंक यू एंड सी यू ऑन ट्यूजडे एट 11:30। थैंक यू। ओके, हो गया बंद।